भयानक सबक पार्ट 2। सूजन कितने मज़े से एंड्रयू की बाहों में समाई हुई थी और जॉर्ज यहाँ अकेला जलने के लिए खड़ा था। कहते हैं जिसकी बीवी कम उम्र और ख़ूबसूरत हो उसका शोहर हमेशा शक में मुब्तला रहता है, मगर जॉर्ज ने सूजन पर कभी शक नहीं किया था। इसके बेइंतहा हसीन और कम उम्र होने पर भी जॉर्ज को इस पर मुकम्मल भरोसा था। लेकिन सूजन ने यह बात सच कर दिखाई थी। इसने जॉर्ज की मोहब्बत, वफा और दिल को ठेस पहुंचाई थी, जिसका बदला जॉर्ज को हर हाल में लेना था। उसे यकीन हो गया था कि मोमर अफराद बिला वजह ही नहीं अपनी कमसन हसीन बीवियों पर शक करते, और इसकी वजह भी अब जॉर्ज को अच्छे से मालूम हो गई थी। उधर जज्बात का तूफान थमा तो दोनों गाड़ी में जा बैठे। एंड्रयू ने ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट की और घर की हदूद से बाहर ले गया। यकायक जॉर्ज भी लम्हे की तखीर के बगैर तेज़ी से झाड़ियों से निकला और घर की पिछली तरफ खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से दोनों के ताक़ुब में दौड़ाने लगा। रात का वक्त था, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। जॉर्ज की गाड़ी मुसलसल इनके ताक़ुब में थी। दोनों गाड़ियों में काफ़ी फासला था, मगर ट्रैफिक ना होने के बाद जॉर्ज अपनी विंड स्क्रीन से इनकी गाड़ी साफ देख सकता था। इनकी नज़रें एक लम्हे को भी इनकी गाड़ी पर से ना हटी। वो नहायत होशियारी से कम स्पीड पर इनका ताक़ुब कर रहा था, ताकि इन्हें शक का गुमान ना हो, क्योंकि सड़कें खाली थीं और इनकी नज़रों में आ जाना बहुत आसान था। और जॉर्ज किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था, लिहाजा नहायत एहतियात के साथ वो इनका पीछा करता रहा। मान एंड्रयू ने एक जगह आकर सड़क की साइड पर गाड़ी रोक दी, जिसके साथ ही शक के घेरे में आए बगैर जॉर्ज ने भी इनसे कुछ फासले पर इन गाड़ियों के पास आकर अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई, जो पहले से वहां मौजूद थी और तादाद में चंद ही थी। जॉर्ज हैरत से सामने देखने लगा कि एंड्रयू और सूजन ने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? जॉर्ज का जहन तेज़ी से सोच रहा था। ये एक लंबी सड़क थी जो इस वक्त मुकम्मल सुनसान पड़ी थी। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थीं जो फ़िलहाल बंद थीं। सिर्फ एक नाइट क्लब ओपन था, जिससे कुछ फासले पर एंड्रयू और सूजन ने अपनी गाड़ी रोकी थी। जॉर्ज को समझने में देर ना लगी कि वो दोनों यहाँ नाइट क्लब में जाने के लिए आए हैं। जॉर्ज ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और गाड़ी में ही बैठकर इनके अगले कदम का इंतज़ार करने लगा। एंड्रयू ने गाड़ी की चाबी निकालकर सूजन को दिखाई और गाड़ी क्यों रोक दी पूछने के लिए लब हिलाया। सूजन ने हैरानी से एंड्रयू को देखते हुए कहा, हमारा तो कहीं भी जाने का प्लान नहीं था। फिर अभी पता चल जाएगा, एंड्रयू ने धीमे से कहा और सूजन के ऊपर झुकते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। एंड्रयू के दहकते लब सूजन के गद्दाज होंठों में पेवस्त थे और सूजन की नीली आंखें नशीले अंदाज में बंद थीं। वो खुद से एंड्रयू की बाहों में मचलती चली जा रही थी, क्योंकि एंड्रयू के सरकश हाथ बहुत सी मनमानियाँ करने पर उतरे हुए थे। दोनों जज्बात के गहरे समुंदर में गोताजन थे। दोनों न जाने कितनी देर एक दूसरे में समाये रहे। जॉर्ज कब से अपनी गाड़ी में बैठा इंतज़ार की सूली पर लटका हुआ था। एक तवील इंतज़ार इसे कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों अब तक गाड़ी से क्यों नहीं उतरे और न जाने इतनी देर से अंदर बैठे अब तक क्या कर रहे थे। जब इंतज़ार मज़ीद तवालत इख्तियार कर गया तो जॉर्ज से और बर्दाश्त ना हो सका। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल आया। उसे तो सिर्फ अपने इंतकाम को अमली जामा पहनाना था, और शायद ये सही वक्त था, क्योंकि जॉर्ज को कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा था कि बंद गाड़ी के अंदर दोनों का इतनी देर बैठे रहने का क्या मतलब हो सकता है। जॉर्ज गुस्से से खोलता हुआ एंड्रयू की गाड़ी के पास आया और ड्राइविंग सीट की साइड वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो दोनों को काबिल एतराज़ हालत में पाया। ये देखकर जॉर्ज गुस्से से लाल पीला हो गया, जबकि जॉर्ज को अपने सामने देखकर दोनों की हवाइयाँ उड़ गईं और चेहरों का रंग फक हो गया। उन्हें कतई उम्मीद ना थी कि जॉर्ज यूं उन्हें इस हालत में रंगे हाथों पकड़ लेगा। जॉर्ज ने गुस्से से हांफते हुए गाड़ी के अंदर घुसकर एंड्रयू को इसके गिरेबान से पकड़ा और इसे गाड़ी से बाहर खींच निकाला। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी बीवी के साथ अयाशी कर रहा है? जॉर्ज गुस्से से धारा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ये औरत शादीशुदा है। मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ।
एंड्रयू ने खुद को इस मामले से बचाने के लिए साफ झूठ बोला। वो खुद को जॉर्ज की गिरफ्त से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जॉर्ज की गिरफ्त मजबूत थी। उसके फौलादी बाजों में एंड्रयू कोई छोटा सा बच्चा मालूम हो रहा था। जॉर्ज इससे ताकत में कई गुना ज़्यादा था। सूजन भी अपना लिबास तरतीब करके बाहर आ चुकी थी और खौफजदा निगाहों से ये सब देख रही थी। तू झूठ बोलता है, मुझे तुझ पर यकीन नहीं है, जॉर्ज गिराया। इसके साथ ही जॉर्ज ने अपने कोट की जेब से तेज़ धार खंजर निकाल कर इसको एंड्रयू की नज़रों के सामने ले आया, जिसे देखकर एंड्रयू की सीटी गुम हो गई। वह जॉर्ज के चेहरे के खौफनाक तेवर और उसके भयानक इरादों का अंदाज़ा कर चुका था। उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, एंड्रयू इल्तिजाइया लहजे में बोला। वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगने लगा, जिसके साथ साथ वह जॉर्ज की गिरफ्त से भी निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो सका। इसकी आहो बका का जॉर्ज पर कोई असर नहीं होता था। जॉर्ज का गुस्सा अरूज पर था। वो बोला, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुझसे इससे भी बदतर बदला लूँगा। जॉर्ज ये कहकर घसीटता हुआ एंड्रयू को गाड़ी से पीछे अंधेरे की जानिब ले जाने लगा, जबकि एंड्रयू बुरी तरह अपने आप को इससे छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर बेसूद। जॉर्ज के सामने एंड्रयू की एक ना चली। सूजन डरी सहमी एक तरफ खड़ी रही और फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देखती रही। खौफ ने इसके सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, एंड्रयू की कैसे मदद करे। इतनी देर में जॉर्ज एंड्रयू को अपनी दूर खड़ी गाड़ी के पीछे छुपाए अंधेरे की तरफ धकेल चुका था। सूजन समझने से कासिर थी कि जॉर्ज एंड्रयू के साथ क्या करने वाला है। दफातन हैम्बरिंग की खामोश रात में एंड्रयू की फलक शगाफ चीखें आसमान से बातें करने लगी, जिसने सूजन के रहस्य और सान पे ख़ता कर दिया। वो दहशत ज़दा सी अपनी जगह पर जमी खड़ी दूर अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता वक्तन फ़वक्तन उभरती एंड्रयू की दर्द भरी चीखें सूजन का दिल दहलाए दे रही थीं। वो खुद में इतनी हिम्मत भी पैदा नहीं कर पा रही थी कि आगे जाकर देख सके कि जॉर्ज एंड्रयू के साथ क्या सलूक कर रहा है, जो वो इस कदर बेदर्दी से तड़प रहा है। वो बस अपनी जगह मुंजमन खड़ी थर थर कांपती रही। आंसू इसकी आंखों से टपक रहे थे। वो बेबसी की सूरत बनी खड़ी थी। मान इसकी निगाहें सड़क पर तेज़ी से फैलते हुए खून के तालाब की जानिब ठहर गईं, जिसे देखकर सूजन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं और दिल उछल कर हलक में आ गया। खून उसी गाड़ी के पीछे से नमूदार हुआ था, जिसके पीछे जॉर्ज एंड्रयू को घसीटता हुआ लेकर गया था। सूजन का दिल इसके सीने में बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि जॉर्ज ने एंड्रयू का कत्ल कर दिया है। एंड्रयू की दर्द भरी चीखें अब दम तोड़ती जा रही थी और थोड़ी देर बाद ही चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी छा गई। फिजा में अब सिर्फ शाएं शाएं करती ठंडी हवाओं की आवाज़ बाकी रह गई थी। तीसरे दर्जे के नाइट क्लब के बाहर कोई गार्ड नहीं था, ना ही एंड्रयू की दिलदोज़ चीखों पर अब तक कोई अंदर से बाहर आया था। गालबन क्लब के अंदर ज़ोर शोर से मौसीकी जारी और सारी थी, जिसके होते एंड्रयू की आवाज़ का अंदर जाना नामुमकिन था। खौफ से सूजन का बुरा हाल था और अब इसका अपनी टांगों पर खड़े रहना महाल होता जा रहा था। करीब था कि वो इस खौफनाक मंजर की ताब ना लाकर चकरा कर गिर जाती, जब इसने अंधेरे से जॉर्ज को नमूदार होते देखा, जिसका पूरा लिबास खून से तर था और आंखें सूजन पर जमी हुई थी। सूजन दहशत के मारे एक कदम पीछे हट गई। इसे पूरा यकीन था कि जॉर्ज अब इसकी भी जान ले लेगा। उसे अपनी ज़िंदगी महबूब थी, लिहाजा वो खौफ से चीखती चिल्लाती हुई एक तरफ को भाग निकली। लेकिन जॉर्ज अपनी जगह जमकर खड़ा रहा। उसे सूजन का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो इसे मारना नहीं चाहता था। वो इसकी प्यारी बीवी थी जिससे इसने मोहब्बत की थी, तो वो इसे कैसे मार सकता था। लेकिन अब वो इसके साथ भी नहीं रहना चाहता था। सूजन की गलती की सज़ा उसे मिल चुकी थी। एंड्रयू का यह हाल इसकी वजह से हुआ था, जिस पर इसे सारी ज़िंदगी पछताना था। वैसे भी अब पछताने के सिवा इसके पास रहा ही क्या था। दर दर की ठोकरें खाना इसके नसीब में लिखा जा चुका था। वो दोनों तरफ से हार कर कहीं की ना रही थी। इसकी हालत ऐसी ही थी जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
लिहाजा उसे इसके हाल पर छोड़कर जॉर्ज कुछ सोचकर अपनी गाड़ी में जा बैठा, जिसका रुख इसने किसी करीबी पुलिस स्टेशन की जानिब कर दिया। उसने पुलिस वालों को तमाम तफसीलात बताकर ख़ुद को इनके हवाले कर दिया और ऐसा इसने सिर्फ इस बिना पर किया था कि इसकी ज़िंदगी में अब बाकी कुछ ना रहा था। सूजन के सिवा इसका था ही कौन, वो भी इसे छोड़कर जा चुकी थी। जॉर्ज चाहता तो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकता था, मगर सूजन के तल्ख तजर्बे के बाद जॉर्ज की ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। जॉर्ज के दिए गए बयान के मुताबिक पुलिस और मीडिया के नुमाइंदे अगले दिन जय वकूफ़ पर पहुंचे तो इन पर रूह फरसा इंकशाफ हुआ। जिस जगह जॉर्ज ने एंड्रयू को कत्ल किया था वहाँ एक दरख्त भी मौजूद था जिसकी शाख पर इंसानी जिल्द लटकी हुई थी। जॉर्ज से इस बारे में पूछा गया तो इसने साफ गोई से जवाब दिया, मैंने एंड्रयू को कत्ल नहीं किया था। मैंने सिर्फ इसके पूरे जिस्म से इसकी सारी जिल्द नहायत एहतियात से छील के रख दी थी और इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ आया था। लेकिन इस जिल्द का यहाँ लटके होना इस बात की जानिब इशारा करता है कि वो बचकर भाग निकला है और अब तक ज़िंदा है। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो अब सिर्फ बग़ैर जिल्द के एक खौफनाक इंसान है जिसके सहारे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेगा। जॉर्ज के इस इंकशाफ पर वहाँ मौजूद सब लोग सन्नाटे में आ गए। पुलिस वालों ने तमाम इलाका छान मारा मगर एंड्रयू इनको ना मिला, ना ही इन्हें वो खंजर मिल सका जिसके ज़रिए जॉर्ज ने एंड्रयू का ये हाल किया था और अनजाने में जॉर्ज उसे वहीं भूल आया था। पुलिस वालों ने तलाश जारी रखी लेकिन एंड्रयू का कोई अता पता नहीं था। दरख्त पर लटकी एंड्रयू की जिल्द को मीडिया वालों ने कुछ इस अंदाज में पेश किया कि लोगों में सनसनी फैल गई। इनका कहना था कि एंड्रयू का अपनी जिल्द यहाँ छोड़ जाना हमें ये पैगाम देता है कि वो वापस आएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरा हैम्ब्रिंग दहशत की लपेट में आ गया। अदालत ने जॉर्ज के इकबाल जुर्म करने पर इसे 6 साल की कैद सुनाई, जिसे पूरा करके जब जॉर्ज वापस लौटा तो इसका कारोबार ख़त्म हो चुका था। जॉर्ज को अब इन सब की कोई ज़रूरत ना रही थी, लिहाजा वो अपनी जमा करदा पूंजी से ही अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने लगा। 6 साल के तवील अरसे के दौरान भी पुलिस को एंड्रयू की तलाश थी और ये तलाश अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी क्योंकि वक्फे से नौजवान शादीशुदा लड़के और लड़कियों की कत्ल होने की खबरें मंसरियाम पर आने लगी थी, जिनके बारे में लोगों का कहना था कि इन सब के पीछे एंड्रयू का ही हाथ है। और ये बात इस वक्त साबित हो गई जब जॉर्ज और सूजन का कत्ल मंसरियाम पर आया। जॉर्ज का कत्ल इसके जेल से आने के बाद पेश आया था, जिसमें अब शक की कोई गुंजाइश ना रही थी कि यह कत्ल करने वाला एंड्रयू ही है। पुलिस और दीगर एजेंसियाँ किसी शिकारी भेड़िए की तरह एंड्रयू को तलाश कर रही थीं, मगर अब तक एंड्रयू इनसे कोसों दूर था। वो जिस तरह अचानक उभरता था इसी तरह अचानक गायब भी हो जाता था, जिसकी वजह से एंड्रयू का ये हाल हुआ। और जिसने एंड्रयू का ये हाल किया, एंड्रयू ने इससे अपना बदला ले लिया था। लेकिन आज भी जब हैम्ब्रिंग में काली चादर अपने पर फैलाती है तो बग़ैर जिल्द वाला एंड्रयू सर पर फ्लैट हैट पहने, जिल्द से आड़ी, बदन पर लॉन्ग कोट ओढ़े, चेहरे पर निकाब किए, हाथों में दस्ताने पहने और इनमें वही खंजर लिए हैम्ब्रिंग की सुनसान वीरान गलियों में मटर गश्त पर निकलता है। इन जोड़ों की तलाश में जो शादीशुदा होने के बावजूद अपनी शादी से बेवफाई कर रहे होते हैं, ताकि इन्हें वही भयानक सबक सिखा सके जो इस जालिम रात ने इसको सिखाया था। वह इस कदर खूबसूरत नौजवान जिसके हुस्न की एक ज़माना मिसाल दिया करता था, आसिफ एक बगैर जिल्द वाला बदहित्तन खौफनाक आदमी है जो ख़ुद आईने में अपनी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। पूरे हैम्ब्रिंग में इसका खौफो हरास फैला हुआ है कि न जाने वो किसको अपना अगला निशाना बनाएगा। लोग शादीशुदा जोड़ों को तनबीह करते हैं कि अपनी शादी से वफ़ा करना, वरना एक दिन एंड्रयू तुम लोगों को ढूंढ निकालेगा। शुक्रिया।